अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, नए कारोबारी माली साल का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। यानी अवाम को ये तोहफ़ा दिया गया कि पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ। इस तरह डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। लेकिन माली साल का पहला दिन कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो मुस्बत रुझान देखने को मिला। कारोबार का आगाज बहुत अच्छे अंदाज में हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा, जिसपे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। उन्होंने कहा है कि नया माली साल अच्छी खबर और मौशी मैदान में अहम पेशरफ से शुरू हुआ है। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि क्या इस पेशरफ के समरात आवाम को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और पेट्रोल की कीमतों में इतने इजाफे के बाद क्या हुकूमत आवाम से दोबारा वोट ले पाएगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट KP असम्बली को मखसूस नशस्तों पर हलफ से रोक चुका है, इसकी क्या वजूहात हैं और आखिर चल क्या रहा है। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात हो रहे हैं, तो क्या इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो पाएगा, क्या आवाम को इंतज़ार की सूली पे मज़ीद नहीं लटकाया जाएगा, और इंसाफ की फराहमी फौरी तौर पर होगी या नहीं होगी। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। मौशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदतर होती जा रही है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है जिस पे आवाम दुहाइयाँ देते नजर आ रहे हैं। यकीनन जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो फिर अशाए खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। आवाम आखिर कहाँ जाएँ? अवाम ने बेचारी ने कहाँ जाना है जी। अवाम ने भुगतना है ऐसी हुकूमत को जिसने अपने अखराजात जो है उस पर कट नहीं लगाना, और इस सारा का सारा बोझ जो है वो अवाम पे ट्रांसफ़र करना है। हुकूमत तो बेचारी मजबूर है, उसने अरकान असम्बली की तनख्वाहें ज़रूर बढ़ानी है क्योंकि वो तो बहुत गरीब लोग हैं। उसने चेयरमैन सैनेट और जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनके लिए जो है वो मराद का ऐलान करना है। हुकूमत बेचारी क्या करे, उसने एक लंबी फ़ौज जो है वो कैबिनेट में भर्ती की हुई है, जिनके पास मोस्टली जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास तो मिनिस्ट्री भी जो है वो पूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि उनको मिनिस्टर रखना है, उनको मराद देनी है, उनको ओब्लाइज करना है, इसलिए हुकूमत बेचारी क्या करेगी। ये सारा बोझ तो आवाम को जो है वो भुगतना है। अब आप ये देखें कि इन्फ्लेशन कहती है हुकूमत के जो अदाद शुमार है वो कहती है कि इन्फ्लेशन 3.2 है जून में, लेकिन आप मार्केट में जाके देखें कि कौन सी चीज़ है जो एक आम आदमी जो है ख़रीदना आसान होगा। तो ये हुकूमत के जो अदाद शुमार है वो जो मर्जी हो, असल चीज़ ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है आवाम पर जो है वो किस तरह सा जो है उसका पड़ता है। अब आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, आरबी मार्केट में कम हुई थी तब आपने ये कह के बढ़ा दी थी कि बलूचिस्तान की सड़कें जो हैं वो इससे बनेगी, फिर दोबारा कीमतें कम हुई आलमी मार्केट में, फिर आपने उसके बावजूद आवाम को रिलीफ देने के बजाय लेविस बढ़ा दी और आवाम से जो है उनका हक छीन लिया। अब आपने फिर इसी बात को बुनियाद बना के जो है वो तीसरी दफ़ा जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी हैं। तो आवाम के लिए तो हर तरफ मुश्किल ही मुश्किलात हैं। अब आप कल से आज से यानी कि जो नया बजट इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बाद देखें कितनी सारी चीज़ें जो हैं उस पर जो है वो महंगी हुई हैं। सोलर 10% महंगा हो गया, और जितनी चीज़ों के ऊपर जो नए टैक्सेस लगे हैं उसका इम्पैक्ट भी जो है बराह रास्त जो है वो आवाम के ऊपर आना है। तो असल चीज़ जो है वो हमारी मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की। हर हुकूमत दावा आवाम के लिए करती है, लेकिन वो अपने आप को ओब्लाइज करती है, उसके बेसिकली जो समरात है वो उनको खुद को मिल रहे होते हैं, उसके समरात आवाम को मिलते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। वागा साहब, नया माली साल आ चुका है, इसके बाद हम देख रहे हैं आवाम के लिए इतनी मुश्किलात, क्या इतना नागुज़ीर था पेट्रोल की कीमत में तीसरी बार इजाफा करना? देखें, ये तो बात रोज़े रोशन से वाज़े है कि हुकूमत आवाम पर इस तरह के बम गिराने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। यानी वो लोगों को इस मुसीबत में डालने के लिए, आप ये देखिए कि इतना ज़्यादा पेट्रोल की कीमत ज़्यादा करना, और अब आम जो ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में भी इजाफा होगा। आम पब्लिक पर इसके क्या असरात आते हैं वो भी दुनिया देख लेगी। अभी
ट्रांसपोर्ट वालों ने जो अपने किराए हैं वो बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि उन्होंने कहा जी हम तो हड़ताल पे चले जाएंगे, हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है ये चीज़ें अफोर्ड करना। अच्छा, बिल्कुल आदिल साहब ने सही कहा है कि हुकूमत अपने अल्ले तलल्ले और ये जो बेजा अखराजात, बहुत बड़ी मिनिस्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, पेट्रोल, फ्री पेट्रोल और बाई एयर टिकट्स, अभी तो लोगों को पर्क्स का ही नहीं ना पता कि एक एक MNA, एक एक मिनिस्टर और एक एक MPA के पर्क्स क्या हैं। वो तो लोगों को जब पता चले, अगर आम पब्लिक वो समझे तो उनको पता चले कि इस जमहूरियत के जो सम्राट हैं वो हमें किस सूरत में मिल रहे हैं। ये जो इस कदर महंगाई का एकदम तूफ़ान आज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 रुपये पेट्रोल और डीज़ल भी तकरीबन 10-12 रुपये जो बढ़ा है, और ये एक ज़री मुल्क है, ये जहन में रखना चाहिए कि आप ये देखिए कि किसान पर इसका कितना असर पड़ेगा। जिसने डीज़ल इस्तेमाल करना है, जिसने ट्रैक्टर इस्तेमाल करना है, वो कहाँ जाएगा। अब जाहिर है उससे और चीज़ें जो हैं वो महंगी होंगी, और दूसरी जानब हुकूमत कहती है महंगाई भी ना हो। कैसी अजीब बात है कि आप जुल्म भी करें और लोग भूलें भी ना, ये तो मुमकिन नहीं है ना। फिर लोग चीखेंगे तो सही। अब लोगों के इख्तियार में कुछ भी नहीं रहा, लोग खामोशी से बैठ गए हैं। क्यों? कि उनके ऊपर जो डंडे बरसाए जाएंगे, कौन आएगा जो सड़कों पर किसी किस्म की एजिटेशन करेगा, कोई बोल ही नहीं रहा। दूसरी जानब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी कमाल हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ने तो इंतहा जी जी, इस पे भी हम बात करेंगे। पहले हम जरा ये पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा पे हम ब्रिगेडियर साहब की भी राय ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, पेट्रोल की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। मुझे याद है वो दिन जब 200+ हो रहा था पेट्रोल, तो कहा जा रहा था कि 2 का हिंसा अबूर किया जा रहा है, लेकिन अब तो 3 तक बात जाती हुई नजर आ रही है। कहाँ पे ये मामला रुकता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, पहली तो बात ये है कि जब पेट्रोल कीमत क्यों बढ़ी, वर्ल्ड में जो कीमत बढ़ी है उसका असर तो अभी 2-3 महीने बाद आएगा। ये जो इन्होंने अभी पेट्रोल खरीदा हुआ है, ये तो रिजर्व पेट्रोल पहले का है। जब ये सस्ता 64 पे पर डॉलर के ऊपर से बैरल था, अभी 74। तो आप अभी क्यों बढ़ा रहे हैं? दैट मीन कि आप आवाम की कॉस्ट के ऊपर अपना खजाना भर रहे हैं। आवाम पहले पिछले में हर चीज़ का देखिए, और फिर इस बजट में इफ आई एम द वन, यादव साहब हैं या हमारे और दोस्त बैठे हैं, मैं ये देखूं तो मैं ये कहता हूँ आपने क्या अपनी ऑस्टेरिटी ड्राइव की, तो प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, मिनिस्ट्रीज के बाद 6 गाड़ियाँ, सेक्रेटरी के बाद जो कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव की नहीं की। नंबर 2, 3000 से 4000 अरब एक साल में FBR में, सेल टैक्स, इनकम टैक्स में, कस्टम में चोरी होता है। क्या हमने उसका कुछ किया? नहीं किया। 1000 से 1500 अरब रुपया हम स्टेट कॉर्पोरेशन को खर्च करते हैं, PIA, स्टील मिल, रेलवे, सो किया नहीं किया। सर्कुलर डेट को रिड्यूस किया नहीं किया। तो वो ये पैसा क्यों नहीं हम कर सकते, मुझे बताइए। डेवलपमेंट फंड में आपने दबा के एक पैसा दिया MLA MP को देने के लिए, आप क्या उससे हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते? पुट योर हाउस इन ऑर्डर, दैट इज द आंसर। हम वो नहीं करते। अब आप बताइए, ट्यूबवेल डीजल से चलता है, ट्रैक्टर डीजल से चलता है, गैस, और आपकी गंदम की कीमत, ये अब सीजन आ रहा है, आप 2200 रुपये पे गंदम बिक रही है, जो कॉस्ट पे नहीं है। बिल्कुल आप ऐसा मुझे ही है। बताइए, ये गंदम लोग नहीं लगाएंगे, आप उसके बाद इनके मजे हो जाएंगे। यानी जब तक हम रूट कॉज बेहतर नहीं करेंगे, हम आवाम पे ही से महंगाई के जो बम हैं वो गिराते रहेंगे। आदिल साहब, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़ा एक पॉजिटिव इमेज शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नए माली साल का आगाज़ है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की नई बुलंदी को छू चुका है। ये हकीकत है कि 100 इंडेक्स 1,27,000 की सतह अबूर कर गया है, और वो कह रहे हैं कि ये जो नया माली साल है अच्छी खबर लेके आया है, मौशी मैदान में अहम पेशरफ से ये शुरू हुआ है, इसके समरात जो हैं वो आवाम तक भी पहुंचेंगे और इसके समरात हमारी मईशत को भी बेहतर करेंगे। आपको लगता है कि ऐसा होता हुआ मुमकिन है? स्टॉक एक्सचेंज से क्या फर्क पड़ेगा आवाम को? आदिल साहब, मार्केट के ऊपर जाने से आवाम के ऊपर कोई आवाम पर कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से जो है आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ना। ये एक कारोबारी मामलात हैं, कारोबारी लोगों को ही इससे फ़ायदा पहुंचना है। असल चीज़ ये है कि आपने मैनेजमेंट करनी है, आपने अपने अखराजात जो हैं वो कम करने हैं। जो अभी आप ये देखें कि सर्कुलर डेट जो है वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना कि वो उसको ख़त्म करती। लेकिन आप देखें कि पिछली कई दहाइयों से ये मामला चला आ रहा है
और अब जो है वो 1200-1300 अरब का जो है वो सर्कुलर डेट है, और उसमें अब आपने इस बजट के अंदर जो है वो सरचार्ज लगा दिया, यानी कि वो मिसमैनेजमेंट हुकूमत की है, लेकिन भुगतना जो है अब वो आवाम को पड़ेगा। हुकूमत बैंकों से कर्जा लेगी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देगी वो आवाम से लेके जो है वो उनको देगी। इससे पहले हमने जो है वो एक डैम था नीलम झेलम प्रोजेक्ट था, वो उसका एक सरचार्ज हमने दहाइयां भुगता है। वो मुशर्रफ दौर में जो है वो लगाया गया था, वो आज मंसूबा बंद पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो है उसने चुकाई है। अब जो सर्कुलर डेट है, अब उसकी कीमत जो है वो ये आवाम जो है वो चुकाएगी। अब उसके बाद देखें कि जो इतने इदारे जो मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है वो बंद पड़े हुए हैं, लेकिन वो एक सफेद आती हैं। 1600 अरब का जो है वो हुकूमत के ऊपर बोझ है जो हर साल हुकूमत को देना पड़ता है, लेकिन वो उन इदारों की निजकारी अभी तक जो है वो किसी भी हुकूमत ने नहीं की। आदिल साहब, क्योंकि क्या वहां क्या पर पॉलिटिकल मजबूरी है, मामला क्या आ जाते मजबूरी हैं, है, क्या पॉलिटिकल वजूहात है इन्फ्लुएंस जो कि है वहां पे निजकारी आड़े आ नहीं हो जाता रही है इन इदारों की? शॉर्ट आंसर दीजिएगा। मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। पीआईए की निष्कारी की बात होती है तो पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान में आ जाती है, जिसकी वजह से हुकूमत को जो है वो बैकफुट पे जाना पड़ता है। स्टील मिल के अंदर भी जो है वो इसी तरह के मामलात हैं, और जो बाकी इदारे हैं वहां पे भी इसी तरह की मिसमैनेजमेंट है। तो बेसिकली ये हुकूमत की अपनी नाअहली है कि वो हुकूमत की ऐसे नाअहली है, इदारों का बिल्कुल बोझ बिल्कुल उठा के बिल्कुल पॉलिटिकल ऐसे। विल एक जिसे तरफ हुकूमत की नाअहली के वो ऐसे इदारों को प्राइवेटाइज की, बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं कि इन इदारों को प्राइवेटाइज करना है क्योंकि ये हुकूमत पे एक बोझ है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं रहा है। वाक़ा साहब, अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स अहदाफ की बात करें, तो पाकिस्तान इस वक्त में है जब उसे अपनी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है, टैक्स नेट को वसी करने की ज़रूरत है, लेकिन टैक्स चोर हम देख रहे हैं कि बेखौफ ख़तर अरबों रुपए लूट रहे हैं। FBI ऐसे टैक्स चोरों को पकड़ने मुकम्मल तौर पे नाकाम है, और उसका भी सारा बोझ आम आवाम, वो आवाम जो पहले ही महंगाई के मलबे तले दबी हुई है, इसका बोझ भी आवाम ही उठा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि FBI के अंदर जो खुद करप्ट लोग हैं, जो अरबों रुपया सालाना रिश्वत ले रहे हैं, किस वजह से? यही टैक्स चोरों को फैसिलिटेट करके। आज तक देख लें कितने चेयरमैन FBI तब्दील हुए हैं, कभी किसी एक भी FBI के या इनकम टैक्स के या कस्टम्स के किसी बड़े ऑफिसर को हैंग किया गया हो। यानी हैंग से मुराद यह है कि उसको जिम्मेदार ठहरा के उसको मुलाजमत से बरतरफ किया गया हो, उसको निशाने इबरत बनाया गया हो। बस एक ही तरीका है, आवाम पर टैक्स लगाते जाएं। अब तो टैक्सों के नाम भी ख़त्म हो गए। लोग कहते हैं ये लेवी टैक्स क्या है, और यार हमारे पास तो समझ ही नहीं आ रही। अब यही रह गया है कि एक नाम रख दें, बस जी टैक्सो टैक्स, एवं टैक्स लेना है, टैक्स ये भी टैक्स और वो भी टैक्स। अब सिवाय टैक्सों के कोई तरीका नहीं रहा हुकूमत के पास। अवाम का जो खून है वो निचोड़ लिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बची हैं अवाम के पास। इनका दिल है कि उसका गुदा भी निकाल लें। हुकूमत ने खुद तो अपने अखराजात कम नहीं करने, सारी दुनिया के सामने, और अपने सरकारी इदारों के ज़रिए जो कि खुद बहुत ही करप्ट इदारे हैं। कितने चेयरमैन FBI और आजमाइशी तौर पर आए, उन्होंने कितने कितने क्लेम किए, लेकिन आप लोगों के सामने है, कोई उसका असर नहीं हुआ। असल बात है कि काली भेड़ें FBI के अंदर हैं जो टैक्स चोरों को सपोर्ट करती हैं और टैक्स चोरी के नित नए तरीके उनको बताते हैं। यही वजह है कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। आप देख लें, लोगों के टैक्स रिटर्न निकाल के देखें, उसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। लोगों ने 50-50 वाक़ई साहब, आप काली भेड़ों का जिक्र कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या काम समझते हैं सिर्फ FBI में है, या हर जगह से, हर सेक्टर से जब तक काली भेड़ें नहीं निकलेंगी मामला दुरुस्त सम की तरफ नहीं गामजन होंगे? देखिए, बात यह है कि अवाम MNA क्यों बनाते हैं? वो हुकूमत में अवाम को क्यों लेके आते हैं? कि उनकी भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, जॉब्स के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके लिए रिफॉर्म्स करेंगे। जब पावर में आते हैं देन दे स्टार्ट सॉर्टिंग आउट देयर ओन इश्यूज। क्योंकि आप वाक़ईदार अच्छे लोगों को आप ला ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते हैं। दे कांट कंटेस्ट इलेक्शन बिकॉज़ 10-10 करोड़ रुपया MNA और 5-6 करोड़ MPA के लिए लगाना पड़ता है, कौन लगा सकता है? सो बात ये है कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म जब तक नहीं करेंगे, आप कहते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर आएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट की बात करते हैं। आप इसमें लेकर आएँ कि MP, MNA की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए।
वो जिक्र नहीं करते। क्या किसी पार्टी ने आज तक ये असेंबली में इसको बात की कि क्या किरदार होना चाहिए, कैसे लोगों को आना चाहिए? प्रॉब्लम ये कि ये कॉमन इंटरेस्ट है सबका, ये मिल के बांट के सारा कुछ किया जाता है और ये एक ऑनेस्टली अनफेयर है। बात ये है कि अवाम को बता दें कि पिछले 1.5 साल में कोई चीज़ बता दें, वेजिटेबल कमोडिटी आइटम्स को ले लें, वो क्या कम हुई है। अगर 2-2.5 हज़ार रुपए की गंदम माल अवाम से दौर से ले रहे हैं, क्या अवाम को सस्ता आटा मिले? नहीं, वही महँगा मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे फ्लोर ही है। मिलर से वही बात हो रही है। सो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है और खुदा के लिए डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये जो आपने डीज़ल बढ़ा दिया है, ये तो बड़ा आसान, कभी आपने लगाया हुआ है टे ये डीज़ल के ऊपर कार्बन 2 इशारिया समथिंग रुपए आपने कार्बन का टैक्स लगा दिया। और इस चीज़ जो अभी बढ़ाया उसके अलावा ये है। सो अभी मार्केट में दुनिया में अभी बढ़ी है कीमत, अभी उसका फैक्ट आपने परचेज़ नहीं किया ऑयल। हाउ कैन यू इंक्रीज़ इट? वो उस वक़्त करें जब उसे खरीदेंगे, अभी तो आपने खरीदा नहीं, पुराना ऑयल चल रहा है, तो उनकी कीमत कैसे बढ़ा दें? इसका इफ़ेक्ट पूरी हर चीज़ के ऊपर आता है, ट्रांसपोर्टेशन पर। उसके बाद आपकी बिजली के ऊपर आएगा, डीज़ल ये ट्रांसपोर्ट फ्यूल के ऊपर आएगा, ट्रैक्टर के ऊपर बिल्कुल ऐसे आएगा, ही है। हर चीज़ के ऊपर आएगा। नोबडी इज़ पुश्ड। हमारे अवाम की भी कसूर है कि वी कीप एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। अय्यूब के दौर में ₹1 बिल्कुल ऐसी ही चीनी, टाइम की किल्लत है, ₹1 वरना मैं 30 यही किलो सवाल चीनी पूछना पड़ी। चाह रही थी कि आखिर अवाम के पास ऑप्शन क्या? उनके पास अभी फ़िलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही, सिर्फ ये ऑप्शन है कि जो टैक्स पे टैक्स उन पे लगाया जा रहा है वो उसको अदा कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो इसी तरह से उसका जो एतमाद है, उन्हें लग रहा है कि हम अवाम का एतमाद हासिल करें और चुपचाप अवाम ऐसा करे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हमें नहीं लगता कि ऐसी लेगेसी छोड़ के जाती है कि अगली बार अवाम उन्हें वोट कर सके। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मखसूस नशिस्तों के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों की तकसीम के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने अब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और गिला शिकवा वो करते नजर आए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। ऐसे में अदालत ने KP असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने से रोकते हुए इलेक्शन कमीशन और असम्बली को नोटिस जारी कर दिया है। आदिल साहब, सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या मखसूस नशिस्तों पर तकसीम ठीक की है? देखिए, ये तो जो आइन के मुताबिक जो बनते था वो उसके हिसाब से कर दिया। गो के इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं, एक 8 रुकनी बेंच का फैसला है जिसमें तहरीक इंसाफ को आउट ऑफ द वे जाके फ़ायदा देने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद जो अब नया फ़ैसला है उसमें 7 रुकनी जजों की अक्सरती फ़ैसला है, उसमें जो है हुकूमत को और उसके इत्तेहादी जमातों को जो है फैसिलिटेट हुई हैं। उसके बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री निज़ाम है उस पर बहुत सारे उसके असरात हैं। अब KP में इतनी उनकी नुमाइंदगी नहीं थी हुकूमत की, PMLN की, JUI की, पीपल्स पार्टी की, जितनी उनको जो है मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल गई हैं। अब यकीनी तौर पर उसके असरात तो हैं। अब जो KP हुकूमत की जो वहाँ पर जो असम्बली के अंदर इस वक्त जो वोटों की तकसीम है जो या पार्टियों की अक्सरियत है उसमें इतना फ़र्क जो है वो कम रह गया है कि अगर आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून और JUI और पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं तो एक मखलूत हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत करके ख़त्म करके वहाँ बन भी सकती है। अभी तक तो ये सिर्फ अफवाहें हैं कि ऐसा शायद मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो जाए और अगर तहरीक इंसाफ ने अपनी रविश तब्दील की, जैसे अभी इतलात है कि मुहर्रम के बाद फिर एक तहरीकी कॉल दी जा रही है और उसको अली अमीन गंडापुर शायद उसकी क़यादत करे, तो उसके बाद यकीनी तौर पर अगर इस किस्म की कोई मामलात हुए तो एक पॉलिटिकल चेंज जो है सूबे के अंदर मुमकिन है इस फैसले से। अब जहाँ तक इस्लाम जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है और उसके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक आज इजलास हुआ था, चूँकि अभी तक तफसीली फ़ैसला जिससे कहते हैं तस्दीक शुदा फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मिला, इसलिए आज के इजलास में तो कोई खातिर खा बात नहीं हो सकी। कल इस हवाले से एक इजलास होना है इलेक्शन कमीशन का जिसके अंदर डिसाइड होगा कि किस तरह से जो है वो इस तकसीम को जो है वो अनाउंस दोबारा इलेक्शन कमीशन करेगा। एक दफ़ा तो ऑलरेडी वो पहले कर चुके हैं। ठीक है, वाक़ई साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला दिया, अब हद से लेने से रोक दिया है। एक कन्फ्यूजन का शिकार अभी भी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है।
असल में हमारे मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को और उनके फ़ैसलों को इतनी मजबूती और इतना इख्तियार हासिल है कि उस पर कोई शख्स उंगली नहीं उठा सकता। देखिए, हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई सिंगल बेंच है वो डबल बेंच में, फिर फुल बेंच में, इस तरह की बहुत सारी जो स्टेजेस हैं जहाँ पे वो आगे फ़ैसले को चैलेंज किया जा सकता है। अब इस पूरे सिस्टम ने इस तरह के फ़ैसलों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ये जो फ़ैसला अभी आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मिसाल है कि इस तरह का एक इशू खड़ा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें अब किस तरह उन लोगों को तकसीम होंगी, भाई किस तरह वो लोग मज़ीद मखसूस नशिस्तें ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा आने वाले वक्त के लिए भी। और इस वक्त भी वो लोग जो कानून को जानते हैं, जो लॉ के बहुत ज़्यादा माहिर हैं, वो इस बात पे परेशान हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑलरेडी अपनी मखसूस नशिस्तें ले चुकी हैं, वो अब बाकी बची हुई नशिस्तें, और ये बहुत बड़ा सवाल था इससे पहले जब ये हियरिंग शुरू हुई कि ये किस तरह हो सकता है। फिर वही हुआ ना, फिर उनकी 2/3 मेजॉरिटी मखसूस नशिस्तों की वजह से हो जाएगी। वो जीती हुई, यानी वो ओपन मेरिट पे, यानी वो आम इंतखाब के ज़रिए वो नशिस्तें नहीं जीती हुई, अब मखसूस नशिस्तों के ज़रिए वो 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेंगे। वो बिल्कुल यही सवाल मुबशिर बुखारी साहब की जानिब लेके जाना चाहूँ। मुबशिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप किस तरह से देखते हैं मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया? आपको लगता है कि यकीनन हुकूमत जो है इसके बाद मज़ीद मजबूत हो गई है, जिस तरह से वागा साहब भी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसमें आप देखें तो हुकूमत यानी सिंगल पार्टी जिसे आप कहें PMLN, इसकी पोजीशन बहुत कंसोलिडेट हो गई है। और अगर आप अलायंस की बात करें तो पीपल्स पार्टी साथ बैठी है तो मजबूत तरीन पोजीशन पे चले गए हैं। और इसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा KP में भी। जो है वो सूरत हाल, क्योंकि वहाँ पे एलाइज की तादाद बढ़ जाएगी तो वहाँ पे भी इस पोजीशन में आएंगे। 2-4 ब्रेक्स को इधर उधर करने से वहाँ पे भी तब्दीली लाई जा सकती है। तो ये मामला है कि मतलब जो बागा साहब बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने मेरी तरफ डाइवर्ट किया, तो मैं थोड़ी सी बात वही कर लूंगा कि ये है पाकिस्तान के अंदर लॉ की सिचुएशन, और ये है डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान के अंदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, मसलन पहले एक बेंच जो है वो इजाजत नहीं देता कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें PTI को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती। फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच जो फैसला देता नहीं थी, और उसमें फिर एक अजीबोगरीब बात ये होती है कि केस होता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और नशिस्तें PTI को मिल जाती हैं। और उसके बाद अब फिर ये फैसला आ गया कि जी नहीं, वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है। और उस पे आगे से फिर मैं ये कहूंगा कि जो तकसीम हुई वो भी कंट्रोवर्शियल हो गई। यानी PTI भी जो खुद ही LI है हुकूमत की, यानी फेडरल गवर्नमेंट की, उन्होंने खुद ही एक पेटिशन कर दी, और ये नतीजा क्या निकला कि आपस में ही एक टग ऑफ वॉर भी शुरू हो गया इसमें। तो यकीनन जब कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी कंट्रोवर्शियल होता है। अगर बिल्कुल, कंट्रोवर्सी की बात हो रही है तो आदिल साहब, हुकूमत जब पार्टी के अंदर इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं तो बाहर तो मामलात फिर ख़राब होने ही हैं। अगर हम बात करें शेर अफजल मरवत साहब की, तो वो कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें जो ना मिली हैं, इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो फिरदौस शमीम और शिबली फराज हैं। उन्होंने इनको ज़िम्मेदार ठहरा दिया है। पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं। आज प्रोग्राम से पहले खबर ये आ रही थी, एक लेटेस्ट खबर थी कि जेल में जो कैद है क़यादत, उन्होंने एक ख़त लिखा है और कहा है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी किए जाएँ। अंदर पार्टी के आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इसमें ये जिम्मेदारी तो ये तहरीक इंसाफ पे ही आयद होती है कि उन्होंने हमेशा अपना जो पार्टी इलेक्शन है उसको जो है मतनाज़ा बनाया है। अभी भी उनका जो है जो इलेक्शन मतनाज़ा है वो मामला उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, और फिर ख़ुद ऐसे जवाब पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस लेके गए उसमें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत जो है, आप देखें एक पॉलिटिकल
जो मामलात हैं पार्लियामेंट के, जो तरीक़ाकार है, जो इलेक्शन एक्ट है, उसके तहत आप उस जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में जो नशिस्त जीत के आई भी हो। तहरीक इंसाफ ने उस जमात में शमूलियत इख्तियार की जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तो हालात तो पीटीआई ने अपने लिए खुद जो है वो पैदा किए हैं और जवाब पैदा किया है कि उसके खिलाफ जो है वो फैसला है। अब फैसले के ऊपर जो है इससे पहले जो 8 रुकनी बेंच का फैसला था उसके ऊपर भी एतराज़ था। अब जो इजलास है यकीनी तौर पर उसके ऊपर भी जो फैसला आया उसके ऊपर भी जो है एक कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो गई कि केपी के अंदर उन जो 3 पॉलिटिकल जमातें उनकी इतनी नशिस्तें नहीं हैं जितनी उनको जो है मखसूस नशिस्तें वहाँ पर अलाट हो गई हैं। उसके असरात तो यकीनी तौर पर हैं। दूसरी बात जो आपने की है कि देखिए तकसीम पार्टी के अंदर हद से ज़्यादा है। कोई किसी को जो है मानने को तैयार नहीं है। चेयरमैन को जनरल सेक्रेटरी नहीं मानता, सेक्रेटरी जो है वो जो चेयरमैन को नहीं मानता। सारा कुछ इमरान खान के सर पर है। और जब से एक डिस्टेंस आया है जो लोकल जो बाहर क़यादत है और इमरान खान के दरमियान, उसके बाद से कन्फ्यूजन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसी का फ़ायदा यकीनी तौर पर हुकूमत को भी है, उसका इसी का फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को भी है कि वो जो चाहते थे वो करने में कामयाब हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ कई टुकड़ियों में जो बट गई है। जिसे कहते हैं कि बंदर बांट है, जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है। और अब जिस तरह से अब एक टूट फूट का शिकार शुरू हुई है, कल चौधरी उस्मान चले गए, अब हो सकता है आने वाले दिन में केपी से भी हमें ये खबरें मिल सकती हैं, पंजाब से भी मिल सकती हैं, मरकज़ से। तो यकीनी तौर पर जो है वो जी इस तरह की खबरें हमें मिलेंगी। हुकूमत के पास एक पार्टी जो टूट का शिकार नजर आ रही है, एक पार्टी जिसमें हमें बॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक पार्टी जिसका जो लीडर है, जिसकी जो क़यादत है मेन, वो जेल में मौजूद है। उस पार्टी के अंदर जो मौजूदा क़यादत है, क्या इनकलाब लेके आ सकती है? क्या हम पार्टी को रिवाइव होते हुए देखेंगे? पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बताऊं। जाहिर है लोगों के दिल तो जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, हकीकत क्या है और अफसाना क्या है। बात यह है कि जो जजेस के फैसले होते हैं ना, वो जजेस के सिर्फ अपने पर्सनल फैसले नहीं होते, वो लोगों के दिलों के फैसले होने चाहिए जिनको पब्लिक कबूल करे। जिस फैसले की पजीराई पब्लिक नहीं करती और अवाम उसको दिल से नहीं मानती, वो कोई फैसला नहीं होता। और इसीलिए ये फैसले कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं जब निज़ाम उनको कबूल नहीं कर रहा होता। आप देखिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के बाद पूरी की पूरी जमहूरियत, पूरी हुकूमत का निज़ाम, असम्बलीज़, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, KPK में क्या हो रहा है, एक अजीब टूट फूट का नया निज़ाम शुरू हो गया है। कौन सी पार्टी ऊपर है, कौन सी पार्टी नीचे है, PTI के साथ क्या हो रहा है। जैसे आदिल साहब ने कहा है, देखिए उन्होंने इमरान खान के और उसकी बाहर जो लीडरशिप है उनके दरमियान एक डिस्टेंस पैदा कर दिया है। देखिए ये मैलाफाइड हैं, ये बदनीयती पर मबनी चीज़ें होती हैं जिनको पब्लिक देख रही होती है, और ये काम नहीं होना चाहिए। आप उनको ओपन फ्लोर दें, उनको कहें कि आप आएँ, सब मिलें, आप अपने फैसले करें। ये सारी कन्फ्यूजन, ये सारा निज़ाम जो कुछ हो रहा है, यकीन जाने कि ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमारी अदलिया हमारे लिए बहुत मुकद्दम है, हम उनकी बहुत दिल से इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो फ़ैसले जिनको लोग दिली तौर पर कबूल ही ना कर रहे हों, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही, बहुत बड़े बड़े जजेस। यहाँ मैं एक आपको बात बताऊँ कि हाई कोर्ट के जज में और सुप्रीम कोर्ट के जज में सिर्फ 1 स्टेप का फ़र्क होता है। एलिवेट होते हैं वही जजेस होते हैं, वही उनकी राय होती है। हाई कोर्ट के जज की राय कोई छोटी राय नहीं होती। ये कहा जाए कि जी हाई कोर्ट का जो फैसला, दायरा वो तो कानूनी तौर पे वो फैसला जो है वो उस पर हावी हो जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है वाक़ई साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुबशिर साहब, अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठी है। पार्टी के अंदर हमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। KP गवर्नमेंट की अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। इतने मसले मसाइल हैं कि वज़ीर आला KP के इस्तीफ़े की भी बातें हम सुन रहे हैं। इसके साथ साथ अब एक ख़त आया है, वो लोग जो जेल में मौजूद हैं उन्होंने क़यादत से कहा है कि आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें। वे फॉरवर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? कौन सी बीच का रास्ता है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकालना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वक्त या बहम ज़रूरत है कि मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, बातचीत कर लेने चाहिए, मामलात कुछ बेहतर होंगे पार्टी के लिए?
जवेरिया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी इसकी एक तस्वीर कशी कर लूं। जी जी। तहरीके इंसाफ के पास जितने ऑप्शंस थे मोस्टली वो उन्होंने यूज कर लिए। मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, फिर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, सारे ऑप्शंस ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कहीं पे उनकी जो है वो मुराद नहीं पा रही। अब आगे दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पीटीआई के अंदर जो अपने मुखारिब ग्रुप्स हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज ही अगर आप अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट देखें, उन्होंने पीटीआई के जो केपी के सदर हैं उनके हवाले से की कि अगर वो नहीं पार्टी का बोझ उठा सकते तो इस्तीफा दे दें, अगर वो पार्टी के वो उसको नहीं चला सकते अफेयर्स को। तो ये एक वाज़ेह सबूत है। जुनैद अकबर के हवाले से उनका आज का ही बयान जो है वो सामने आया है। तो ये वाज़ेह किस्म की जो डिवीजन है, ये भी पार्टी का एक मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ इस डिवीजन के और जो ये वीक पार्टी स्ट्रक्चर है, इसके जिम्मेदार जो है बानी पीटीआई होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन पे तवज्जो ही नहीं दी, बल्कि जो उनके करीब हो गया उसकी उन्होंने जय जयकार कर दी और कुछ अरसे बाद उसे फारिग करवा दिया। मतलब उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि सिर्फ बानी पीटीआई ही जेल में नहीं है, शाह महमूद कुरैशी भी जेल में है, यास्मीन राशिद भी जेल में है, इजाज चौधरी भी जेल में, और बड़े लीडर, हाँ, हमारे फॉर्मर गवर्नर पंजाब शरीफ आदमी जो पहले निगलेक्टेड थे, फिर आखिरी वक्त में उन्हें उमर चीमा साहब को गवर्नर बना जी दिया जी। गया, वो भी जेल में है। उनके बारे में कोई ऐसी वर्कर्स की हम मोहब्बत नहीं देखते। सो ये एक प्रॉब्लम है। जो वे फॉरवर्ड है, चूंकि तमाम ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं, और मैं ये समझता हूँ और तारीख ने यही बताया कि वे फॉरवर्ड हमेशा डायलॉग में होता है, और डायलॉग भी जो है वो जिद नहीं करते कि हम सिर्फ एक हिसाब से डायलॉग करेंगे। जब भी आप पॉलिटिकल डायलॉग या पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ किसी भी लेवल का डायलॉग करते हैं तो उसका नतीजा जो है वो यकीनन पॉजिटिव आता है। बड़े जो है रास्ते खुल जाते हैं। मिसाल आपके ठीक सामने है है, ठीक है। आदिल साहब, डैगर आपको ड्रॉन भी पे लगता थे है लात हैं जो एलएलपीजी। मसले मसाइल है उनका हल मुज़ाकरात में है, टेबल टॉक में है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ आएगी? लेकिन नहीं आएगी तो क्या करेगी? ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब तो हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। उस अब तो मैं तो जैसे कहता हूँ कि हुकूमत को सादा अक्सरियत हो गई है। अब हुकूमत साजी के लिए उन्हें अब पीपल्स पार्टी की भी शायद उस तरह से ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2/3 अक्सरियत के लिए यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी को साथ रखना ज़रूरी है। लेकिन हुकूमत को इस मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद बहुत सारा रिलीफ मिला है। तो तहरीक इंसाफ को वक्त और हालात और ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना चाहिए। बातचीत के ज़रिए ही रास्ते निकलते हैं। मुस्लिम लीग नून की मिसाल सबके सामने है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उन्होंने बातचीत के ज़रिए जो है वो बेशक बैकडोर राब्ते हों, उन्होंने बातचीत के ज़रिए ही रास्ता निकाला। तहरीक इंसाफ को तो अब ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि जिस तरह वो चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पर तो अब कुछ नहीं होना। जो कुछ भी होना है वो बैठ के होना है। शायद वो अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस जो है वो निकाल सकें, जो उनकी पार्टी के लिए बहुत सारे मुश्किलात हैं कि वो कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, कोई जुलूस नहीं निकाल जी। सकते, जलसे नहीं कर सकते। तो शायद अगर इस किस्म की बैठकर कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएं, अपनी ज़बान पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, अपने सोशल मीडिया पर थोड़ा कंट्रोल कर लें, तो उनके लिए मामला बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। आप देखें कि ठीक है। अभी हाल ही में देख लेना पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान साफ के लिए कितना ज़रूरी है और उसके लिए अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो आपको लगता है कि नागुज़ीर है? पीटीआई जितनी मर्जी झुक जाए, मैं आपको ये बात बड़ी क्लैरिटी से कर रहा हूँ, पीटीआई इस वक्त अगर लेट भी जाए, पाँव भी पड़ जाए, तो उसके लिए किसी किस्म की का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते, यकीन जाने कि कोई इदारा ऐसा नहीं है जो पीटीआई को क्रश करने में पीछे हटा हो। मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूँ कि तमाम अदलिया के फ़ैसले सारी दुनिया ने देखे, किस तरह पीटीआई बानी के तमाम ज़मानतों के केसेस जो हैं वो डिले किए जा रहे हैं। एक एक तारीख पे एक एक चीज़ पूरी आवाम के सामने है, किस किस तरीके से। भाई देखिए, जब वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, उनको अब ये बात समझ आ गई है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास कोई कुव्वत हो या वो कोई फैसला कुन हमसे बात कर सके। वो बिल्कुल बड़े अक्लमंद और सियाने हो गए, उनको पता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने से कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन हरगिज़ नहीं मिलेगा। वो जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें, एक ही बात है,
कि अगर वो इमरान खान पीटीआई के बानी जो हैं वो बैरून मुल्क चले जाएं या किसी तरीके से सियासत से दस्तबरदार हो जाएं, कोई 10-15 साल का एग्रीमेंट कर लें, कोई इस तरह का कोई लिख पढ़ कर लें, तो शायद उनको रिलीफ मिल जाए। मैं बिल्कुल बार बार ये बात कह रहा हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम में होते हुए पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, ना उसको कोई रिलीफ देना चाहता है। उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि इस पार्टी से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ है, उनके ख्याल में यह है कि अगर इनको आज़ाद कर दिया, अगर इनको हमने कोई फ़ायदा दे दिया या इनको ढील दे दी या इनको मौका दे दिया, तो यकीनी तौर पर उसके नताइज जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ। बड़ा खौफ है इस पार्टी से। मुबशर साहब, आप और इस पूरे सिनेरियो में इन तमाम मुश्किलात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया, क्या पाया? क्या वो गेन वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जेल में है और वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हमने किसी से कोई बात नहीं करनी, हम झुकेंगे भी नहीं? मैं बसात एहतराम पाका साहब से इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा कि डायलॉग पे आएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक बात, दूसरी बात पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये अभी हम नहीं देख रहे बुखारी साहब, सॉरी, ये डायलॉग अगर तो एस्टैब्लिशमेंट से होंगे तो यकीनी तौर पर नताइज निकल आएंगे। आप नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ जितने मर्जी डायलॉग कर लें, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, जब एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी उसके नताइज निकल आएंगे। मैं फिर जी बुखारी साहब, मैं फिर बसद एहतराम जो है वो इसलिए इख्तिलाफ करूंगा कि अभी रिसेंट पास्ट में हमें बहुत से कंट्रोवर्शियल डिसीजन नजर आए। मतलब एक्टिविज्म, भुट्टो केस को छोड़ दें, उसके बाद आप देखें यूसुफ रजा गिलानी का जाना, फिर मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन, फिर बंदयाल साहब की जो एक्टिविज्म थी और उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी चल रही है। सो जो कोर्ट है और कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं वो तो हो गए कंट्रोवर्शियल। अब कोर्ट से तो कोई इस तरह की चीज अगर आ भी गई उनके हक में तो वो भी कंट्रोवर्शियली डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि मियां नवाज शरीफ अभी रिसेंट पास्ट की बात है कि जेल में थे, कन्विक्शन हुई थी, बाहर गए, आए हैं वापस, बैठे हैं, और उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी यानी बानी पीटीआई खुद अपने मुंह से इकरार करते रहे, हाँ जी हमने भेजा, हमें कहा गया, यास्मीन राशिद ने मुझे कहा। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल, अच्छा सिनेरियो क्यों मुख्तलिफ है? सिनेरियो इसलिए मुख्तलिफ है कि दो पार्टीज जो स्टेटस को तोड़ने में लगी रही माजी में और अपनी मल्टीपल हुकूमतें गंवा चुकी, वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल एम्बेड हुई है बड़े अच्छे तरीके से और पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कहा जा सकता है। तो मैं यही कहता हूँ क्योंकि इस वक्त वो शीरो शक्कर हैं और बेटर पोजीशन में है, इसलिए वो उनके लिए कोई ना कोई डोर अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट और वाक़िया साहब का आगे। आदिल साहब, शॉर्ट आंसर दीजिएगा, आपका क्या पॉइंट है इस पे? नहीं, मैं भी बिल्कुल मुबशर साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं, हुकूमत के साथ बैठेंगे और फिर ही आगे बात चलेगी। यकीनी तौर पर हुकूमत भी कोई डिसीजन लेगी तो उसमें वाहिद रास्ता यही है कि मुज़ाकरात किए जाए, टॉक की जाए और बातचीत के ज़रिए ही रास्ते निकल सकते हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात हो रहे हैं। सवाल हमारा ये होगा कि क्या आवाम को इंसाफ की फराहमी जल्दी और यकीनी तौर पे मुमकिन हो सकेगी या नहीं? ब्रेक के बाद इसको जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात हो रहे हैं। आदिल साहब, सवाल ये है कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस तो तैनात हो रहे हैं, क्या इंसाफ का निज़ाम भी बेहतर होगा? आवाम कोई तवक्को रखे? देखिए, पहले जुडिशल एक्टिविज़म था अदलिया के अंदर और उसके तहत जजेस जो हैं वो अपनी पसंद नापसंद के तहत फ़ैसले कर रहे थे, जिससे बहुत सारी हुकूमतों को घर भी भेजा गया। अब जो है वो कंट्रोल जुडिशल सिस्टम है, यानी कि अब जुडिशल कमीशन के ज़रिए जो है जजेस आ रहे हैं, वहाँ पर अक्सरियत तो यकीनी तौर पर हुकूमत की है। तो जितने भी चीफ जस्टिस अभी जो तैनात हुए हैं या इसके अलावा जितने जजेस तैनाती हुई है, वो सब में हुकूमत की अक्सरियत ज़्यादा होने की वजह से उनकी मर्ज़ी और मंशा के तहत जो है वो जजेस लगे हैं। तो वो ये इसको मैं तो इस बुनियाद पर समझता हूँ कि कंट्रोल इंसाफ जो है यहाँ पर होगा। और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो नज़र आएगी हमें। इससे पहले हमने देखा था एक तकसीम थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ पर आइनी बेंच के बाद जो है वो मामला
हल कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर चूँकि जो एक पहले जजेस हैं उनके जो एक माइंडसेट था उनका, जो 6 जजेस थे, और जो अब जो नए चीफ जस्टिस बने और उनके बाद जो जजेस आए हैं, तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट है। तो ये एक तकसीम जो हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो है वो आने वाले दिन में नज़र आएगी, फैसलों पर भी नज़र आएगी, और उसकी बुनियाद पर जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ जजेस के हक में फ़ैसला देंगे, कुछ खिलाफ फ़ैसला देंगे। तो ये एक जिसे कहते हैं कि कंट्रोल्ड अदालती निज़ाम है। इससे आवाम को तो यकीनी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें जिन लोगों को पहले किसी को और को फ़ायदा था, अब किसी और को फ़ायदा होगा। तो ये सिस्टम जो है इसी तरह जैसे कंट्रोल्ड जमहूरी निज़ाम है, वैसे कंट्रोल्ड अदालती निज़ाम है। तो ये इसने इसी तरह चलना है जब तक कोई नया कुछ जो है वो आइन साजी नहीं हो जाती। कंट्रोल जुडिशल सिस्टम, कंट्रोल्ड इंसाफ, इस इदारे के लिए कितना डेंजरस होगा ये? बस आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आदिल साहब ने जब खुद ये लफ्ज़ बोल दिया कि कंट्रोल्ड जुडिशल सिस्टम, तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। इससे तो फिर बिल्कुल क्लियर और ये बात वाज़ेह है कि जो फ़ैसले हैं वो कंट्रोवर्शल होंगे और लोगों के इन फ़ैसलों पे जो एतमाद है या जो यकीन है वो ना होने के बराबर हो जाएगा या बहुत कम होगा। और यही जुडिशरी की मौत होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जुडिशरी की जो रैंकिंग है उसका आप अंदाज़ा लगा लें, माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, वो शर्मनाक रैंकिंग है जो इस वक्त पाकिस्तान साहब पहले भी कोई जुडिशरी ने कोई तीर नहीं मारा हुआ था। मैं तो सारी जुडिशरी, मैं कोई अब की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जुडिशरी पूरी तारीख भरी पड़ी आदिल साहब, हमेशा से ऐसा हुआ है। आज पेंडेंसी देख लें, एक एक केस की 6-6 महीने के बाद तारीख हो रही है और लोग 20-30 साल बाद भी कोई फ़ैसला उनको नहीं मिल रहा। आप ज़रा लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलोचिस्तान, इवन सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट के आप एक फ़ाइल उठा लें, वो फ़ाइल जो है वो 20-20 किलो की बन चुकी है। जब भी आप ये देखें बस जी तारीख पड़ गई है, कोई फ़ैसला नहीं होना, कोई हेयरिंग नहीं होनी, एक आधे मिनट की बात होगी और वो फौरी तौर पर तारीख पड़ जाएगी। लोग मर जाते हैं, नस्ल दर नस्ल लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और जुडिशरी ने कोई इस तरह का काम नहीं किया। ये बनाए ना एक कानून कि इस तरह के केसेस का फ़ैसला इतने अरसे में होना ज़रूरी है और इससे ज़्यादा एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगा। इसके साथ मादरत के साथ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। हर अदालत, हर जो सूबाई जो कोर्ट है यानी हाई कोर्ट है, वो भी जो डेट्स देते हैं, जो तारीखें देते हैं, उनके बारे में ये कानून बना दें कि हम 1 महीने या 15 दिन से ज़्यादा तारीख नहीं देंगे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की हो, ताकि लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र तो आए, किसी को उम्मीद तो हो कि मेरा 15 दिन के बाद दोबारा के ये पूरे का पूरा इख्तियार हाई कोर्ट के जस्टिस के हाथ है। आखिर इतना डिले क्यों आता है? कंट्रोल जुडिशल सिस्टम अगर होगा तो फिर जो फैसले आएंगे वो भी कंट्रोवर्शियल आएंगे। हर इदारे का अपनी हुदूद में रहना कितना ज़रूरी है? मुझसे सवाल किया जवेरिया आपने। जी बुखारी साहब। जनाब अली, अच्छा, मुझे 60s में लिखी हुई अहमद नदीम कासमी की एक नज़म थी पत्थर, उसका मिसरा याद आ रहा है, लाइन्स 2। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है मगर हाथ में तीशाए ज़र हो तो वो हाथ आता है। अब ये इंसाफ का पत्थर इतना भारी हो चुका है कि हमारी जुडिशरी के जो नातवा कंधे हैं, जैसे कि वागा साहब ने, आदिल साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया कंट्रोल्ड जुडिशरी, इस नातवा कंधों से इंसाफ मुहैया नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात तो ये है जवेरिया कि ये जुडिशरी में सुपीरियर और हायर और सुपीरियर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, मेरा ख्याल है वही निज़ाम इंसाफ के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जिसका नतीजा ये निकलता है कि पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया पर लड़ाई कर रहे होते हैं कि वो तुम्हारा चीफ जस्टिस है, वो तुम्हारा, ये हमारा चीफ जस्टिस है। जब इस तरह की फिजा बन जाए तो उस वक्त आप किस इंसाफ की बात कर रही हैं, किस जुडिशरी की बात कर रही हैं? मैं कहता हूं कि रीवैम्प होना चाहिए। जिस तरह हमें एक ब्यूरोक्रेट को रखने के लिए बड़ी फिल्टर करना पड़ता है, कम्पेटिटिव एग्जामिनेशंस करवाने पड़ते हैं, उसके बाद उनके इंटरव्यूज होते हैं बड़े, उसमें भी अगर से कुछ घपले कभी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके नतीजे में बड़े ब्रिलियंट माइंड्स मिलते हैं। अगर जो हम शाहाने वक्त की तरह परवान चढ़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा देते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। इसी तरह जुडिशरी का भी होना चाहिए कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई फलां चैम्बर से है,
और फलां पार्टी सपोर्ट कर रही है इसलिए उसे जज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जज की क्रेडिबिलिटी, जज के अंदर इंसाफ करने की सलाहियत और जज की ठीक है काबिलियत मुबशिर का साहब, तयन आपका होने के पॉइंट यानी बाद इदारे गवर्नमेंट मजबूत तब होते हैं जब हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करे, और अदलिया भी मजबूत तब होगी जब वो कंट्रोल्ड ना हो। और ये जो कंट्रोल जुडिशल सिस्टम है ये बहुत डेंजरस हो जाएगा, और यकीनन इसके तहत जो फैसले आएंगे वो भी कंट्रोवर्शियल होते जाएंगे। नाज़रीन, मेरे पैनल की राय आपने जानी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।